Hey guys, welcome you on my YouTube channel HimTech. Today we will discuss about the previous year paper of UGC NET. इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कि किस तरह से प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके सही आंसर किस तरह से देने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। सबसे पहले आपको इसमें समझना होगा कि डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है। तो डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग focuses on the planning the laws or definition before the student and thereafter proving them true with the help of experiment and observation। ठीक है, तो डिडक्टिव मेथड का आपको पता चल गया कि डिडक्टिव मेथड क्या होता है। डिडक्टिव मेथड हमारा कैसे चलता है, जनरलाइजेशन की तरफ जाने की कोशिश की जाती है, जनरलाइजेशन से इंडिविजुअली पर्सपेक्टिव की तरफ। जैसे कि कोई बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्री है, उसमें हम क्या है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में जो लेबर का मूवमेंट है या लेबर मूवमेंट है ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ से हम एक पर्टिकुलर लेबर की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की लेबर में के अंदर एक पर्टिकुलर वर्कर को प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसमें डिडक्टिव मेथड यूज़ किया जा सकता है। Whereas inductive method first uses experimentation and observations and later arrive at the generalization. So inductive method is also a slow process and requires more time to arrive at generalization, and deductive method save time of the students and teachers at the time of teaching। ठीक है, तो जो डिडक्टिव मेथड होता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग भी होता है और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली इसमें रिसर्च को किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अ पर्सन लिसन एंड अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन व्यू पॉइंट्स इट कैन बी टर्म्ड एज। ठीक है, कि जब एक व्यक्ति किसी पर्सन लिसन एंड अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति को सुनता है या उसे समझने की कोशिश करता है, तो उस पर्सन को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो राइट आंसर है इसका एम्फैथेटिक लिसनिंग। ठीक है, एम्पैथेटिक लिसनिंग। सो इसमें जो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्टिव लिसनिंग क्या होती है। इसके जो ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, लेकिन इसमें मैं पूरे ऑप्शन को आपको बताऊँगा कि पहला ऑप्शन इसमें एक्टिव लिसनिंग था दिया हुआ। तो एक्टिव लिसनिंग रिक्वायर्स दैट द लिसनर फुली कंसंट्रेट, अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड एंड देन रिमेंबर व्हाट इज़ बीइंग सेड। तो ये एक्टिव लिसनिंग होगी कि जिसमें कि लिसनर होगा जो वो पूरी तरह से कंसंट्रेट करेगा और समझने की कोशिश करेगा। समझने के बाद जो उसको उसकी समझ में कॉन्सेप्ट आया होगा उसको अपने वे में रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा। फिर आते हैं दूसरी की एनालिटिकल लिसनिंग मीन्स हैविंग द कैपेबिलिटी टू डिवाइड डिफिकल्ट क्वेश्चन इनटू सेपरेट पार्ट्स टू गेट टू द कोर ऑफ व्हाट वन इज लिसनिंग। ठीक है, थर्ड इज क्रिटिकल लिसनिंग is a rational process of evaluating arguments put forward by एक मिनट बाय अदर्स। ठीक है, इसमें बाय अदर्स था। नेक्स्ट है कि एम्पैथेटिक लिसनिंग इज द प्रोसेस वेयर वन लिसन एंड अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द अदर्स पर्सन व्यू पॉइंट। तो ये राइट आंसर इसमें यही है। ठीक है, इसका एम्पैथेटिक लिसनिंग। नेक्स्ट है टाइप ऑफ टेस्ट एंड पर्पस ऑफ टेस्ट। पहला है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट हम कब लेते हैं, जब हमें दिस टेस्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल टैलेंट फॉर सर्टेन टास्क एंड वर्क। जब हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम जो टेस्ट ले रहे हैं उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी व्यक्ति के पोटेंशियल को, टैलेंट को, उसके एक्चुअल वर्क करने की कैपेसिटी को, उसके माध्यम से हम एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हैं। फिर है प्रोफिशिएंसी टेस्ट से हम क्या असेस जनरल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, जो उसकी जनरल एबिलिटी है वो क्या कर सकता है, कि किस तरह की उसकी कैपेसिटी है, तो वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट से हमें पता चलता है। थर्ड इज अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट इज टेकन जनरली एट द एंड ऑफ द कोर्स। जब हम कोर्स को ख़त्म कर चुके होते हैं तब अचीवमेंट टेस्ट को लिया जाता है। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स वीक एरिया वेयर इम्प्रूवमेंट नीडेड। जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है वो उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट को लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट की वीकनेसेस में हमने फाइंड आउट करना है कि
वो मैथमेटिक्स में क्यों वीक है, उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है, या कौन से सब्जेक्ट में उसकी ज़्यादा पकड़ है, कौन से सब्जेक्ट में वो कम है, तो उस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज set 1 and set 2, it is also be given on the set basis or table in the form of table. Memory level of teaching का मतलब क्या होता है, जब हम प्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसमें प्रॉपरली हम फैक्ट को प्रेजेंट करते हैं और उसमें हम जो बच्चा होता है वो बेसिक लेवल में, मेमोरी लेवल में उसको मेमोराइज करने की कोशिश करता है, उसको मतलब कि लर्न करने की कोशिश करता है, या उसको आप एक तरह के अगर हिंदी लैंग्वेज में समझे तो रटने की कोशिश करता है, गिवन फैक्ट को वो रटता है और अपने दिमाग में उसको बिठाने की कोशिश करता है, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स आर बीइंग एक्सप्लेन्ड, जो रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल्स है एंड फैक्ट्स आर बीइंग एक्सप्लेनेशन होती है, उसके माध्यम से बच्चा क्या करता है कि अपने आप की एक मेमोरी तैयार करनी शुरू कर देता है कि किस तरह से जो फैक्ट दिए गए हैं उसको अंडरस्टैंड करना है, और क्या-क्या उसमें महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिए गए हैं और उनको किस तरह से एक कॉन्सेप्ट के बेस में अंडरस्टैंड किया जाएगा, या फ्रेमवर्क, माइंड फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, एम्फेसाइज गिवन ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड डिफाइंस इट एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन टू इट, ठीक है। जो भी गिवन प्रॉब्लम होगी उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम है, उसके अंदर क्या अप्रोचेस डेवलप की जा सकती है उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 लेवल है हमारे लर्निंग प्रोसेस के, ठीक है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड इज रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज आईसीटी एप्लीकेशन इन प्री डाटा एनालिसिस डजंट इंक्लूड, ठीक है। जो आईसीटी एप्लीकेशन के प्री डाटा एनालिसिस में कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं है, ठीक है। उसमें आर्टिकल अवेलेबिलिटी, थीसिस एंड डिसर्टेशन अवेलेबिलिटी और लिटरेचर ट्रैकिंग और प्लेजरिज्म डिटेक्शन। तो इसमें हम जब देखते हैं आईसीटी एप्लीकेशन इन द प्री डाटा एनालिसिस इंक्लूड लिटरेचर सर्च, ठीक है, आर्टिकल ऑक्सिलरी एंड article availability, thesis and dissertation availability, content search, literature tracking, data collection, etc. ठीक है। And application of ICT at the time of data analysis can be divided into quantitative data analysis and qualitative data analysis. So application of ICT are applied on actives, activities of research after completing the stages of data analysis, which cover references and bibliography, compilation, and articles and thesis, dissertation, discussions among researchers, supervisors, supervisees, etc. So next is plagiarisms detection, journal manuscripts submission, etc. ठीक है। So next is quantitative research. What is quantitative research? Quantitative research deals with the quantitative phenomena. It is used to quantify a problem, attitude, behavior or opinion. It is similar to the deductive research. ठीक है, जो quantitative research है वो similar to the deductive research, यानी कि अगर deductive research को आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे वो quantitative research is a kind of deductive research and not inductive research. So inductive research is used to क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। जो इंडक्टिव रिसर्च होगा वो किसके लिए यूज होगा? क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इंक्लूड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। तो राइट आंसर इसका जो सिंपल रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इंक्लूड 3 चीज़ें इंक्लूड करती है, दैट इज सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर। जो इंक्लूड नहीं करती दैट इज पर्पसिव सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज कंडक्टेड टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिचुएशन, फिनोमिना और अ प्रॉब्लम, ठीक है। कि इसमें है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है या हिस्टोरिकल रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है या क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, तो डिस्क्रिप्टिव इज
conducted to describe the characteristics of a situation, phenomena, or a problem. The different type of research based on descriptive method are observational method या सर्वे मेथड या केस स्टडी मेथड। ये तीनों मेथड कैसे हैं? हमारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड के पार्ट है। कौन कौन से? ऑब्जर्वेशन मेथड या सर्वे मेथड या केस स्टडी मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोरिकल रिसर्च। आपको पता है कि जब हम हिस्टोरिकली किसी चीज़ को मैनिपुलेशन करना होता है, फैक्ट का मैनिपुलेशन करना होता है, तो वहाँ पर हिस्टोरिकल रिसर्च की हमें ज़रूरत पड़ती है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वहाँ किए जाते हैं जहाँ पर हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने होते हैं और मैक्सिमम ये लेबोरेटरी के अंदर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ द लिटरेचर रिव्यू। स्टेप्स क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं लिटरेचर रिव्यू के अंदर? So literature review is very important steps of is very important and the steps of research. In these steps of research, so it involves analysis of books, journals, articles, document, etc. And related to the research topic, the steps of literature review involves लिस्टिंग आउट व्हाट इज नोन अबाउट द टॉपिक। ठीक है, जो कि सबसे पहले तो हमें उन तथ्यों को फाइंड आउट करना होता है जो कि रिसर्च लिटरेचर के बारे में हमने जाना है, जो टॉपिक हमने समझे हैं या उनके जिनके बारे में हमें पता है। ठीक है, एनालाइजिंग व्हाट इज अननोन अबाउट द टॉपिक, जिसका हमें पता नहीं है उसके बारे में हमें एनालाइज करना है। एंड व्हाट नीड टू बी एक्सप्लेन्ड एंड नॉट कंसिडर्ड बाय अर्लियर स्टूडेंट। ठीक है, द deciding what researcher will contributing to the field, this will help in formulating the objective of the study। फिर हमें क्या करना होता है? जब हम नॉन से अननोन को भी तरफ जाते हैं, उसके बाद हम क्या डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूटिंग फील्ड ऑफ दिस स्टडी, कि हम किस फील्ड में इसमें कंट्रीब्यूशन अपना दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एप्लीकेबल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के संदर्भ में कौन सा फीचर एप्लीकेबल है? दैट इज इरिवर्सिबल फीचर हमारा कम्युनिकेशन में, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हो सकता है, नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ये भी सेट्स में दिया है। ठीक है, दैट इज फिजिकल बैरियर। व्हाट इज फिजिकल बैरियर? फिजिकल बैरियर मींस हाई टेम्परेचर और पुअर वेंटिलेशन, जो इसके राइट आंसर है। ठीक है, वही मैंने यहाँ लिखे है। नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर में आते हैं नॉर्म्स, वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम एटसेट्रा। फिर है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स में हमारे पास आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में हम किन किन चीज़ों को लेते हैं? एग्जाम्पल है एन इन्फ्लुएंसेस विद मैसेज रिसेप्शंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, verbal and non-verbal responses to message, a physical and psychological environment for conversation, and interferences with message may lead to barrier in communication. So effective communication is a process sought to attain, and verbal and non-verbal responses are the feedback, and physical environment is the platform which is used to transmit the message, and psychological environment is meant, and next is psychological environment is a mental frame of the receivers to whom message is concerned। तो आपको समझ आ गया कि हमें जो इन्फ्लुएंसेस लेने हैं वो कम्युनिकेशन में के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, वो क्या क्या होने चाहिए? उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, वर्बल एंड नॉन भी होना चाहिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए, एंड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी वहाँ पर अवेलेबल हो जब हम कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि द सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज इट्स कॉनोटेशन मीनिंग। द सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज इट्स कॉनोटेटिव मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ए बोरो सम ऑफ ₹3000 फ्रॉम हिज फ्रेंड। अब ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, on 31st December 2007 on the condition to return after 1 year
with simple interest at 15% per annum. And however, A get it in a position to return it on 31st August 2008, यानी कि 31 अगस्त 2008 को जो ए था वो उसे वापस करने के लिए तैयार हो गया, और इस हिसाब से ए ने बी को कितना अमाउंट वापस किया। यानी कि उसने एक साल के लिए जब 3,000 रुपये अपने मित्र से लिए थे, लेकिन उसने एक साल से पहले यानी कि लगभग 8 महीने के अंदर अंदर ही वो पैसे वापस कर दिए, और एक साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनमें निर्धारित हुआ था वो 15% हुआ था। तो इस हिसाब से विद इन 8 मंथ के अंदर जब उसने अमाउंट वापस कर दिया तो कितना अमाउंट वापस किया, क्योंकि एक साल का इंटरेस्ट तो नहीं दिया होगा, ठीक है। तो उसने 8 मंथ का इंटरेस्ट के हिसाब से कितना दिया होगा। तो इसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, यहाँ पे 3000 दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें टाइम देखना है। टाइम हमारे पास दिया है, कितना टाइम दिया है, 8 मंथ के अंदर वापस किया है, जबकि ऑलरेडी गिवन टाइम हमारे पास एक साल था, ठीक है, कि एक साल में वो पैसे वापस करने थे। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हमने कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास दिया है 15%, ठीक है, और एक साल के लिए दिया था, लेकिन उसने 8वें महीने ही वापस कर दिया है। तो इसलिए जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा अमाउंट के ऊपर वो कितना रहा, 10% आया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हम 10% लेंगे, ठीक है, 3,000 का 10% कितना होता है, 300 रुपया। यानी कि उसने 8वें मंथ कुल कितना पैसा वापस किया, 3,300 रुपया वापस किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज 25, 42, 67, 101, 145 एंड क्वेश्चन मार्क। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें सिंपल ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमने गैप को फाइंड आउट करना है। इसमें ऑप्शन दिया है आपके पास 200, 199, 201 और 202। इसमें है हमारे पास 25 से 42 के बीच कितना का गैप आ रहा है, 25 से 42 के बीच है हमारे पास 17 का गैप। फिर यहाँ पे 42 से 67 के बीच 25 का गैप। फिर 67 से 100 के बीच 34, 101 से 45 के बीच 44। फिर इससे भी हमें ये क्लियर नहीं हो रहा कॉन्सेप्ट कि यहाँ नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ से 17 से फिर 25 है, फिर चौथी है, फिर 44 है, क्योंकि इसमें कोई क्लेरिफिकेशन। अब जब हम यहाँ से 17 और 85 के बीच देखेंगे तो 8 का गैप है। फिर 75 यहाँ पर 9 का है, यहाँ पे 10 का है, ठीक है। यहाँ पे 9 का आ रहा है, फिर यहाँ पे हम कितने का लेंगे, 10 का गैप लेंगे, तो यानी 11 का गैप लेंगे। यहाँ पे 10 का था, यहाँ पे फिर 11 का गैप आ जाएगा। तो 11 और 44 55 बनेगा, और ये 55 प्लस 144 5 बन जाएगा 200, जो कि हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है पूरा, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 इज, अ मैन बॉट 3 आर्टिकल फॉर 56,000 ईच। He sold the article respectively at 15% profit and 12% profit and 15% loss. The total percentage profit loss he earned is 4%, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है कि जो हम आर्टिकल लिए हैं उसका कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल फाइंड आउट किया। कितना दिया हमारे पास, 56,000, वो आपको यहाँ पे गिवन है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ द 3 कितना बन जाएगा, 1,68,000। जब हमने 56,000 को मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना बनेगा, ये 1,68,000, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फॉर फर्स्ट आर्टिकल आफ्टर 15% प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका हमने 56,000 प्लस 15/100 इंटू 56,000, ठीक है। इसका हमने क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस इसकी हमारे पास 15% लॉस होने के बाद कितनी बचती है, 64,400 रुपया।
ठीक है, यानी कि जो हमें 15% प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, तो ये इसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस आई, ठीक है। सेकंड आर्टिकल के लिए भी सिमिलर फार्मूला यूज़ किया, 56,000 प्लस 12% प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू 56,000, ये बन जाएगा 62,720। फिर थर्ड आर्टिकल के लिए भी सेम लॉस वाला फार्मूला, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस करना है, बाकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास फिर लॉस करके कितना बच रहा है इसके पास 47,600 रुपीज़। सो एस पी ऑफ ऑल आर्टिकल को हम जब हमने इसको प्लस किया तो कितना बन गया है टोटल 1,74,720। सो सी पी ऑफ ऑल आर्टिकल इज 3 इंटू 56,000 इज इक्वल टू 1,68,000 माइनस अपॉन प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला लगा के 4% आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, ठीक है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को करते हैं तो डाटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। चलिए दोस्तों, डाटा इंटरप्रिटेशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इस जो डाटा इंटरप्रिटेशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आपको इन सब जितना भी मैंने ये डिस्कस किया है पूरा पीपीटी अपना, उसके अगर नोट्स चाहिए आपको, हैंड रिटन नोट्स मिलेगी आपको, व्हाट्सएप में मिल जाएगी आपको। तो आप इसमें मैंने जो नंबर मेंशन किया है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।